गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे युवा IAS एकेडमी कोरबा से एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। देखिए, आज से अपन जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और वे बच्चे जिनको जियोग्राफी बिल्कुल भी समझ नहीं आता है वो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है लेकिन बिल्कुल बेसिक से। जिनको ऐसा लगता है कि जियोग्राफी बहुत टफ सब्जेक्ट है, हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए बहुत ही ईजी तरीके से मैं यह सब्जेक्ट लेकर के आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर से बोलूंगी, जिसको जियोग्राफी बहुत ज़्यादा टफ लगता है जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बेसिक से क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर स्टार्टिंग से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जियोग्राफी का पहला लेसन है वो क्या है? तो भारत की अवस्थिति और विस्तार। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे अपन, है ना, इसलिए भारत के बारे में पूरी चर्चा होगी। एक और बात आप सबको ध्यान रखना है, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई PDF चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है कि आप पूरा वीडियो देकर खुद से नोट्स बना सके तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप चाहते हैं PDF लेना तो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है ना, कि जियोग्राफी में अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सब आपको पता होगा कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत कितने अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, ये सारा क्वेश्चन। तो ये सारा ना माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि हमको तो रटना रहता है ना, ये सारा कुछ हमने तो कभी पढ़ा नहीं है, बस हमने रट लिया जो है। तो आज ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक, एकदम ध्यान से जो मैं बताऊंगी वो आपको सुनना है, देखना है और समझने की कोशिश करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पृथ्वी है ना, पूरी हमारी पृथ्वी की बात करूंगी। ये हमारी पृथ्वी है, देखिए कुछ इस तरह से। ठीक, पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने वाली रेखा कुछ इस टाइप से दिख रहा है आपको। इस रेखा को हम बोलेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को बीच से काटती है, नाम से भी क्लियर है, भूमध्य मतलब भूमि को मध्य से काटने वाली रेखा, उसको क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कहेंगे। आप वहां पर से देख पा रहे होंगे कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में डिवाइड करती है ना। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि वह रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अब आपको कैसे पता चला कि ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है? तो देखिए, दिशा का ज्ञान सबको होना सबसे पहले जरूरी है। कुछ इस टाइप से, जो हमारा ऊपर है उसको हम बोलते हैं उत्तर, नीचे को बोलते हैं दक्षिण, इधर को बोलते हैं पूर्व और इधर को बोलते हैं पश्चिम। तो देखिए, बीच से काट रहे हैं तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा हमारा, और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा दक्षिण गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो पृथ्वी हमारी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में तो बढ़ गई, अब उसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में भी तो बांटना पड़ेगा। तो एक रेखा है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, जैसे कि इसको भूमध्य रेखा कहा ना हमने, क्योंकि ये भूमि को बीच से काट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है। वैसे ही यह जो रेखा है इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। देखो, इसका नाम ग्रीनविच क्यों पड़ा? क्योंकि यह जो रेखा है ना, यहाँ पे हमारा लंदन स्थित है। ठीक है, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीनविच रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है, जो ग्रीनविच रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से, या फिर इंग्लैंड बोल सकते हैं आप, कि ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। यहाँ तक क्लियर है? जो ग्रीनविच रेखा है वो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी पश्चिमी। आप खुद देखिए, यहाँ पर मान लो आप खड़े हो तो ये साइड हमारा पूर्व होगा ना, ये साइड हमारा पश्चिम होगा, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है। तो वह रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है? तो वह रेखा ग्रीनविच रेखा है। और वह रेखा कौन सी है जो भूमि को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है? अगर पूछ लिया तो आपको याद होना चाहिए कि भूमध्य रेखा। क्यों? क्योंकि भूमि को बीच से डिवाइड करती है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखिए, क्वेश्चन में हमारा बनता है कि जो हमारा भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको ये बताने में बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आपने तो रट्टा मार रखा है ना, आपने समझा थोड़ी है। तो यहाँ पर एकदम ध्यान से समझेंगे। जो हमारा भारत है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से।
क्लियर है, हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। अब देखिए जो भूमध्य रेखा है उसके कौन से दिशा में हमारा भारत स्थित है, आप सबको स्पष्ट दिख रहा होगा। जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में हमारा भारत स्थित है, इस कारण से हम क्या कहेंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। और ग्रीनविच रेखा के पूर्व गोलार्ध में स्थित है, मतलब ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा से कौन सी दिशा में है, पूर्वी दिशा में। तो हमने क्या कहा कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। समझ आया, भारत कौन से गोलार्ध में है, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसका से उत्तरी गोलार्ध भी सही है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में है, इसका से पूर्वी गोलार्ध भी सही है। और अगर हम इसको सम्मिलित रूप से कहें कि जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो यह भी गलत नहीं होगा। तो अगर आपके ऑप्शन में कुछ भी है, अगर मान लो है कि भारत जो है उत्तर गोलार्ध में स्थित है, तो आप उसको बिल्कुल से टिक करके आएंगे। अगर पूर्वी गोलार्ध है तो उसको भी आप टिक करके आएंगे, और अगर उत्तर पूर्वी गोलार्ध है तो उसको भी आप टिक करके आएंगे, क्योंकि तीनों आंसर सही हैं। आप खुद देख पा रहे हैं, क्योंकि उत्तर में है इसलिए हमने कहा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्व में है तो हमने कहा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक क्लियर। तो हमारा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब रटने की जरूरत नहीं होगी आपको, एकदम से जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि भूमध्य रेखा के ऊपर में था तो हमने कहा उत्तरी गोलार्ध, और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में था तो हमने कहा पूर्वी गोलार्ध। इस प्रकार से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। अब बात करते हैं अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरी रेखा के बारे में। तो देखिए जो पृथ्वी है ना, हमारा जो पृथ्वी है वो टोटल 360 अंश कोण बनाती है। कोई भी जैसे राउंड वाली कोई सर्कल वाली चीज है तो आप सबको पता है, ऐसे हम घुमाएंगे, हमने बचपन में भी पढ़ा है, ठीक है, सर्कल बनाना, वृत्त बनाना, तो ये कितने अंश का कोण बनता है, टोटल 360 अंश का कोण बनता है। तो वही आपको याद रखना है कि जो देशांतर रेखा है, ठीक है, टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, टोटल 360 डिग्री होती है। और वही अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 डिग्री होती है। क्लियर है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है, और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 180 होती है। अब समझेंगे अक्षांश रेखा किसको कहेंगे और देशांतर रेखा किसको कहेंगे। तो समझेंगे क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये सब हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें माइंड जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। तो अपन एकदम सिंपल सा समझेंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन्स। ठीक, तो जो रेखाएं कुछ इस टाइप से खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं स्टैंडिंग लाइन्स, तो इसको हम कहेंगे देशांतर रेखा। मतलब देशांतर रेखा कैसे खींची जाएगी, ऐसे। तो हमारी ग्रीनविच रेखा भी क्या है, देशांतर रेखा है, क्योंकि ये स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। क्लियर। तो देशांतर रेखा किसे कहेंगे, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। वैसे ही अक्षांश रेखा किसको कहेंगे, जो इस टाइप से खींची जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर, या ये बोलूं कि स्लीपिंग लाइंस, जो स्लीपिंग लाइंस बनती हैं उसको हम अक्षांश रेखा कहेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइंस आपको समझाने के लिए, वास्तव में ये क्षैतिज होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपको ये याद रखना है कि वह रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उसको देशांतर कहेंगे। ठीक है, या दूसरी भाषा में कहेंगे तो जो रेखा खड़ी खींची जाती है स्टैंडिंग लेयर्स में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। लेकिन जो रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, स्लीपिंग लाइन स्टेप होती है, उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अब आप मेरे को बताओ कि इसमें ग्रीनविच रेखा देशांतर रेखा है कि अक्षांश रेखा है। तो आपको देख के समझ आ रहा होगा, मैडम ने अभी आपको बताया कि जो स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है, जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। तो जो हमारा ग्रीनविच रेखा है वो क्या रेखा है, देशांतर रेखा है। और जो हमारी भूमध्य रेखा है वो कौन सी रेखा होगी, अक्षांश रेखा होगी। क्यों, क्योंकि ये स्लीपिंग लाइन में है। ठीक, क्योंकि ये स्लीपिंग लाइन में है, प्लस पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची हुई है। यहाँ तक याद रहेगा आपको। ओके, अब देखो जो भूमध्य रेखा है ना, क्योंकि मैंने बताया ये अक्षांश रेखा है तो इसलिए भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे, भूमध्य रेखा को ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है और भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है।
विषुवत रेखा किसे कहेंगे? तो भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। तो हमने भूमध्य रेखा को क्या माना? 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना। वैसे ही जो ग्रीनविच रेखा है उसको क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। यहां तक याद रहेगा आपको? ठीक, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा को क्या कहा जाता है, तो आप तो देख रहे हैं ना, स्पष्ट है, यहाँ पे रटने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह स्लीपिंग लाइन बनी हुई है और जो स्लीपिंग लाइन में होती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्लियर? ग्रीनविच रेखा क्योंकि खड़ी खींची हुई है, स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है, इस कारण से ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाएगी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? टोटल देशांतर की संख्या कितनी है? तो टोटल देशांतर की संख्या 360 डिग्री होती है। और टोटल अक्षांश की संख्या कितनी होती है? तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। टोटल मीन्स क्या? यहाँ देखो, ये अक्षांश रेखा है ना, तो इसी टाइप से एक और खींचेंगे, 2 3 4 5 6, ऐसा करते करते पूरा 90 तक यहाँ पर खींचेंगे और सेम वे में इधर खींचेंगे, ऐसे 1 2 3 करते 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 पूरा 90 तक यहाँ खींचेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखा। अब आपने नोटिस किया भूमध्य रेखा के ऊपर साइड मैंने 90 अक्षांश रेखाएं खींची हैं और भूमध्य रेखा के नीचे साइड मैंने 90 अक्षांश रेखा खींची है, मतलब टोटल 180 होती है। तो उसको हम दोनों साइड उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में 90 अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। ठीक, वैसे ही जो देशांतर रेखा है उसका टोटल संख्या कितना होता है मैंने बताया? 360 होता है। तो उसमें जो ग्रीनविच रेखा है वो मध्यस्थ का काम करती है, मतलब ग्रीनविच रेखा के इस साइड पर, मतलब ग्रीनविच रेखा के पश्चिम साइड पर हम खींचेंगे 180 देशांतर रेखा। अब 180 क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि टोटल संख्या 360 है ना, तो उसको 20 से काटना है, तो 360 को आधा आधा करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। तो ग्रीनविच रेखा के पश्चिम साइड पर 180 खींचेंगे और ग्रीनविच रेखा के पूर्व साइड पर 180 खींचेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब मेरी बात समझना आप लोग, जो ग्रीनविच रेखा है इसको मैं रेड लाइन से कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, है ना। ये वाली जो हमारी रेखा है ये ग्रीनविच रेखा है और ये वाली जो रेखा है ये हमारी अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो ग्रीनविच रेखा के इस साइड पर हमने 180 देशांतर रेखा खींचा और ग्रीनविच रेखा के इस साइड पर हमने 180 देशांतर रेखा खींचा। ठीक, वैसे ही जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर साइड पर हमने कितना? 90 अक्षांश रेखा खींचा है और भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड पर हमने 90 अक्षांश रेखा खींचा है। क्लियर? क्योंकि ग्रीनविच को अगल बगल करना है तो देशांतर रेखा कहलाएंगे। अब समझे जो ग्रीनविच रेखा के पश्चिम साइड पर 180 देशांतर रेखा हमने खींचा ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों कोई मतलब नहीं है? क्योंकि हमारा भारत तो पूर्व साइड में स्थित है, इसलिए हमको देशांतर रेखा के पूर्व साइड से मतलब है, मतलब हमको सिर्फ 180 देशांतर रेखा से मतलब है। ठीक, वैसे ही अक्षांश रेखा की बात करें तो 90 अक्षांश रेखा दक्षिण साइड था, तो हमको इस दक्षिण से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तर साइड पर जो 90 अक्षांश रेखा होगी उससे हमको मतलब है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो, जो ग्रीनविच रेखा है उसमें टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या मैंने क्या बताया? 360। उसमें जो ग्रीनविच रेखा है वो 360 को 20 से काट देती है, मतलब 180 इस साइड होगा, 180 इसके इस साइड होगा। तो इस साइड वाले 180 से हमको मतलब नहीं है क्योंकि हमारा भारत तो इधर है ना, और हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हमको सबसे मतलब होगा, लेकिन अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़े तो हमारा भारत जिधर स्थित है हमको सिर्फ उधर से मतलब है। वैसे ही अक्षांश रेखा मैंने बताया टोटल 180 होती है, लेकिन 90 इस साइड होती है, 90 उस साइड होती है। तो जो नीचे साइड का 90 उससे हमको मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत तो ऊपर स्थित है, तो इस कारण से ऊपर वाले 90 से हमको मतलब है। ठीक, अब देखिए अब अपन गिनती चालू करेंगे। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति का वर्णन कीजिए, मतलब भारत की अक्षांशीय स्थिति कैसी है ये बताइए। तो कैसे पता करेंगे? तो मैंने बताया अक्षांश रेखा तो ऊपर में कितना है? 90 है ना, तो 90 से ही हम गिनती चालू करना करेंगे। तो भूमध्य रेखा से हम गिनती जब चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते 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 करते
हम 90 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा है ना। बाकी तो 90 नीचे है, जिससे हमको मतलब नहीं है। तो जब हम भूमध्य रेखा के बाद ये लाइन को गिनते चलेंगे 1 2 करते करते, तो हमारा भारत का जो ये सबसे अंतिम बिंदु दिख रहा है आपको, भारत का जो अंतिम छोर है वो जिस रेखा पर टच होगी, समझ आ रहा है। अक्षांश रेखा हम देख रहे हैं, जब भूमध्य रेखा से हम गिनते गिनते जाएंगे 1 2 3 4 करते करते, तो भारत का जो सबसे अंतिम बिंदु है वो जिस अक्षांश रेखा को टच करेगी वो कौन से नंबर का होगा, वो 8 नंबर का होगा। 1 से गिनते जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 करते करते, तो जब 8 नंबर पर हम पहुंचेंगे तो वही 8वें नंबर का जो अक्षांश रेखा होगा उसमें जो भारत का अंतिम बिंदु है वो टच होगा। क्लियर। अब 8 से हम फिर आगे बढ़ेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करते करते, तो भारत का जो ऊपर वाला बिंदु होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो ऊपर सबसे ऊपरी वाला जो छोर है, भारत के जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, वो जो है जिस अक्षांश रेखा में टच करेगा उसका नंबर रहेगा 37। समझ आया आपको। अब भारत की मैं स्थिति बता रही हूँ आपको, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है वो बता रही हूँ। तो भारत का जो ऊपरी छोर है वो 37 डिग्री पर टच है, ठीक, और भारत का जो अंतिम छोर है वो 8 डिग्री पर स्थित है। हम नीचे से भूमध्य रेखा से गिनते गिनते जा रहे हैं 1 2 3 4 करते करते, जब हम 8 नंबर के अक्षांश रेखा पर पहुंचेंगे तो 8 रंग के अक्षांश रेखा जो है भारत के सबसे तल वाले बिंदु को टच करती है, और जब हम फिर आगे बढ़ते हैं तो उसका जो ऊपरी वाला छोर है वो 37 को टच करते हैं। हम इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, पूरा 90 तक जा सकते हैं ना, 37 के बाद 38 39 40 करते करते, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत का जो ऊपरी छोर है वो 37 पे ही टच कर लिया। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति बताइए, तो आपको क्या याद रखना है, भारत 8 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 अंश उत्तरी अक्षांश तक सीमित है, मतलब 8वें नंबर का अक्षांश रेखा से 37 नंबर के अक्षांश रेखा तक वो सीमित है। 8 नंबर का जो अक्षांश रेखा है, 8 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वहां से शुरू हो रहा है और 37 डिग्री अक्षांश रेखा पर आकर खत्म हो गया। तो आपको याद रखना है भारत की उत्तर से दक्षिणी स्थिति कैसी है, 8 37, 8 से चालू हो रहा है 37 पे खत्म हो जा रहा है। तो 3 बार बोलेंगे मेरे साथ, 8 37 8 37 8 37। क्लियर। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति कैसी है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। अब उत्तरी क्यों बोल रहे हैं, उत्तरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है ना, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम बोल रहे हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है भारत जो है और जाकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खत्म हो जा रहा है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। 8 37 याद हुआ। अब समझेंगे, ये सिर्फ 8 37 नहीं है। ठीक, ये जो मैंने बताया ये सिर्फ 8 37 नहीं है, 37 डिग्री और ये 8 डिग्री। 8 37 आपको याद करवाने के लिए था, अगर मैं पॉइंट से बता देती तो आपको याद नहीं हो पाता। अब समझेंगे, इसका जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक याद कर सकते हैं। 37 7 में से 1 कम किए तो 6 हो गया और इधर 8 है तो 8 से आधा किए तो 4 हो गया। ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन 8 37 पहले याद रखिए। भारत जो है 8 से शुरू हो रहा है और जाकर 37 पे खत्म हो जा रहा है। ठीक, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति कैसी है, अगर आपसे पूछ लिया गया तो आपको तुरंत याद करना है कि मैम ने क्या बताया था, 8 डिग्री से भारत चालू हो रहा है और 37 पे जाके खत्म हो रहा है। मतलब भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अब देखो ये जो भूमध्य रेखा है ना हमारा और ये जो भारत का सबसे अंतिम बिंदु है, इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है। ये भारत पूरा भूमध्य रेखा में टच है क्या, नहीं है, इसके बीच में दूरी दिख रही है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत के अंतिम बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। तो आपको याद रखना है भारत के जो अंतिम स्थल बिंदु है उससे भूमध्य रेखा की जो बीच की दूरी है वो 876 किलोमीटर है। कितनी है, 876 किलोमीटर है। पॉइंट पे अगर ले तो 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक,
तो भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है, तल की दूरी 876 किलोमीटर है या 8 डिग्री 4 मिनट, आपको याद रखना है। ये हो गया अक्षांश स्थिति। अब देशांतरी स्थिति की बात करते हैं। जैसे हमने अक्षांश रेखा को गिनना चालू किया था ना 1 से पूरा 90 तक, वैसे अब हम देशांतरी रेखा को भी गिनना चालू करेंगे, लेकिन कितना, 1 से लेके 180 तक, क्योंकि देशांतर की संख्या 360 है, पहले बता चुकी हूं मैं, है ना। तो 360 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 180 हमारा इस साइड आया, 180 इस साइड आया। तो इधर के 180 से काम नहीं अपने को सिर्फ इधर के 180 से काम है। तो गिनती चालू करते हैं फटाफट से। देखिए ये 1 देशांतर रेखा, ये 2 देशांतर रेखा, ऐसे गिनते 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 हमको 180 तक पहुंचना है। ठीक, अब हम जब गिन रहे होंगे ना 1 2 3 4 5 6 पूरा 180 तक, तो जैसे ही 1 से गिनते गिनते हम पहुंचेंगे कहाँ, 68 पर। ठीक, 1 2 3 4 गिनते गिनते जब हम 68 नंबर की देशांतर रेखा पर पहुंचेंगे तो वहां भारत का जो ये पश्चिम स्थिति है, जो पश्चिम छोर है, वो टच करेगा। तो भारत का जो उत्तर दक्षिण की लंबाई हमने जानी ना, ऊपरी सिरा और निचली सिरा किसको किसको टच कर रहा है, नीचे वाला 8 को, ऊपर वाला 37 को। अब पूर्व से पश्चिम भी तो पता करना पड़ेगा। तो जो पश्चिम वाला सिरा है वो 68 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। ठीक, 68 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। तो ये पश्चिम सिरा हो गया। और पूर्व वाला सीमा कौन से पे टच है, तो जो पूर्व वाला सीमा है वो 97 पे टच करता है। ये जो पूर्वी वाली स्थिति है, ठीक, ये देखिए ये जो रेखा है और ये रेखा है। जब हम देशांतर रेखा गिनना चालू करेंगे, यहाँ से ग्रीनविच रेखा से 1 2 3 4 गिनते गिनते जब हम 68 पर पहुँचेंगे तो भारत का जो पश्चिम सीमा है वो यहाँ टच करेगा। ठीक, 68 के बाद फिर हम गिनना स्टार्ट करेंगे, 69 70 71 ऐसे गिनते गिनते हमको पूरा 180 तक जाना है। लेकिन 180 तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भारत का जो पूर्वी सीमा है वो 97 डिग्री को टच करती है। देशांतर स्थिति बता रही हूँ क्योंकि देशांतर रेखा की बात हो रही है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में आया कि भारत की देशांतरी स्थिति बताइए, तो आपको बताना है भारत 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से। पूर्वी देशांतर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। तो भारत 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, पूर्व ही गोलार्ध में तो दोनों ही पूर्व आएगा। तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ऊपर से नीचे की स्थिति कितनी थी, 8 और 37, 8 पे शुरू हो रहा था, 37 में खत्म हो रहा था। अब उत्तर दक्षिण की स्थिति बताएंगे, सॉरी पूर्व पश्चिम की स्थिति बताएंगे। तो पूर्व और पश्चिम में क्या हो जाएगा, 68 से चालू हो रहा है और 97 पे खत्म हो जा रहा है। तो 68 97 68 97 68 97 ऐसे आपको याद रखना है। 837 क्लियर है। ओके, अब देखो जैसे इसके साथ मैंने पॉइंट बताया था ना, वैसे ही इसके साथ भी पॉइंट होता है। 68 डिग्री 7 मिनट, कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट स्टार्ट हो रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से और खत्म जाकर कहाँ हो रहा है 97 डिग्री 25 मिनट। डिग्री के बाद 25 गिनते हैं, ठीक है, 25 गिन सकते हैं एज योर विश, आपको याद करने से मतलब है, क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक, तो 68 डिग्री 7 मिनट से भारत का जो पश्चिम सीमा है ये चालू हो रहा है और खत्म कहाँ जाकर हो रहा है 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा में भारत की स्थिति क्या है ये समझ आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई और इजी वे है आपको ये चीज़ समझाने का। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, अब देखेंगे भारत का जो टोटल देशांतर रेखा है वो 360 है। ठीक, लेकिन हमारा भारत क्या पूरी पृथ्वी पर स्थित है? नहीं है, हमारा भारत सिर्फ यहाँ पर स्थित है, पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। तो ये इतने में तो देशांतर रेखा 360 नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि भारत कितने देशांतर रेखा पर स्थित है। क्या क्वेश्चन बन जाता है, भारत कितने देशांतर रेखा पर स्थित है। तो देखो भारत जो है 68 डिग्री से चालू हो रहा है, दिख रहा है आपको, और 97 पे खत्म हो रहा है। तो 68 माइनस 97 कर दीजिए। ठीक, तो इसमें कितना देशांतर रेखा इसके बीच में आ रहा है वो आपको समझ आ जाएगा। तो जब हम इससे घटाएंगे ना तो हमारा आएगा T डिग्री। ठीक है, कितना आएगा
30 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत कितने देशांतर रेखा पर स्थित है, तो भारत 30 देशांतर रेखा पर स्थित है, 30 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। कैसे निकाले, समझ आ गया? पूरा 360 डिग्री है, लेकिन हमारा भारत पूरा 360 डिग्री देशांतर रेखा पर नहीं स्थित है। हमारा भारत सिर्फ 68 से चालू होकर 97 पे खत्म हो जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कितना देशांतर रेखा पड़ है वो हमको निकालना है। तो अगर 97 और 68 हमको याद है, तो 97 से हम 68 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। देखो 29 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, लेकिन उसको ओवरऑल में 30 डिग्री माना जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? भारत 30 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब देखिए और बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जैसे कि आप सबको ये पता है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है। तो पृथ्वी अपने पूरी एक धुरी पर घूमने में 24 घंटा का टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है? 24 घंटा का, या बोल सकते हैं 1440 मिनट। जब 24 घंटा को अपन मिनट में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1440 मिनट। मतलब 360 डिग्री पार करने में, जैसे मान लो पृथ्वी यहाँ से चलना चालू कर रही है, तो कितनी देशांतर रेखा है? 360 देशांतर रेखा है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो 360 देशांतर रेखा को क्रॉस करने में 1440 मिनट का टाइम लेती है। तो एक देशांतर रेखा को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी? एक देशांतर रेखा मतलब समझ आ रहा है आपको? यहाँ पर मैंने देखिए इस टाइप से एक देशांतर रेखा, दो देशांतर रेखा, तीन देशांतर रेखा खींचा है ना, वो पूरा 360 देशांतर रेखा है। तो पूरा 360 देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी जो है 24 घंटा लेती है, मतलब 1440 मिनट लेती है। तो एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी? क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्या बोली मैं? पृथ्वी एक राउंड मारने में या पृथ्वी 360 देशांतर रेखा को पार करने में 24 घंटा का टाइम लेती है। 1440 मिनट नहीं रहेगा, वो आपको निकालना है कि 24 घंटा बराबर 1440 मिनट होता है। अब घंटा को मिनट में कैसे बदलते इतना आपको आता होगा, है ना? तो पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट का टाइम लेती है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, या एक डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी? ठीक है, इसको डिग्री बोला जाता है। तो एक डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो 1440 में 360 का भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा 36 से कम 36 चौके। ठीक, तो पृथ्वी जो है एक डिग्री घूमने में, एक रेखा से दूसरे रेखा तक पहुंचने में 4 मिनट का टाइम लेती है। याद रखना है आपको, ये सारा कुछ जितना भी मैं बता रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, इसलिए सारा कुछ आपको समझना है। ठीक है, बिना स्किप के वीडियो में लगातार बने रहिए, क्योंकि जो मैं समझा रही हूँ तो मैं समझाऊंगी, लेकिन साथ साथ किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको साथ में कराते जाऊंगी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है? याद रहेगा, पृथ्वी 360 डिग्री क्रॉस करने में 1440 मिनट का टाइम ले रही है, इसलिए एक डिग्री मतलब पृथ्वी घूम रही है ना, तो सिर्फ अपनी स्थिति से यूं घूमने में, थोड़ा सा एक डिग्री बस घूमने में 4 मिनट का टाइम लेती है। क्लियर है? 4 मिनट का टाइम लेती है। यहां तक समझ आ गया आपको? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा की स्थिति समझ आ गई आपको किस प्रकार से होती है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये पूर्वी छोर है, पश्चिम छोर है। भारत का उत्तर दक्षिण छोर पता है ना, उत्तर छोर दक्षिण छोर, ऊपर को उत्तर बोलेंगे, नीचे को दक्षिण बोलेंगे, इधर को पश्चिम बोलेंगे, उधर को पूर्व बोलेंगे। तो क्वेश्चन में बन जाता है कि पृथ्वी पश्चिम छोर से पूर्वी छोर तक जाने में कितना टाइम लेती है। सबसे पहले चीज तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है। तो जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक, पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाएगा कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक जाने में कितना समय लेगी। जो पृथ्वी है वो पश्चिम दिशा से
पूर्व दिशा तक या फिर पश्चिम क्षेत्र से पूर्व क्षेत्र तक जाने में कितना टाइम लेगी? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा भारत है वो 30 डिग्री देशांतर पर स्थित है। टोटल तो 360 है, लेकिन हमारा जो भारत है वो सिर्फ 30 डिग्री देशांतर पर स्थित है और 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 30 डिग्री को क्रॉस करने में समझ आ रहा है? जैसे देखो, ये देशांतर हम चालू कर रहे हैं, भारत का यहाँ से लेकर लें तो 30 डिग्री है। अब पृथ्वी जो है यहाँ पर है, ठीक है, पश्चिम दिशा में है। अब उसको घूम करके ऐसे करके पूर्व दिशा में, मतलब पश्चिम छोर पर हमारा गुजरात है और पूर्व छोर पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ये है मेरा, ठीक। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री देशांतर रेखा है, मतलब 30 डिग्री देशांतर रेखा को उसको क्रॉस करना है, मतलब 30 ठो जो देशांतर रेखा खींचा हुआ है उसको क्रॉस करना है। तो पृथ्वी को एक देशांतर रेखा को, एक से दूसरे देशांतर रेखा को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? मैंने बताया 4 मिनट का टाइम लगता है। तो पूरा 30 देशांतर रेखा को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो 4 से गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा 120 मिनट। कितना? 120 मिनट। मिनट क्यों? क्योंकि 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगा है। इसका आंसर, हमारा आंसर किस में आएगा? मिनट में आएगा। तो पृथ्वी को पश्चिम छोर से पूर्व छोर तक जाने में 120 मिनट का टाइम लगेगा। मतलब अगर घंटे में बदले तो 2 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 2 घंटा में 120 मिनट होगा। तो याद रहेगा, पश्चिम से पूर्व दिशा तक जाने में पृथ्वी को 2 घंटा का टाइम लगेगा। कैसे 2 घंटा आया मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर समझ नहीं आया है तो फिर से एक बार प्ले करके देखिए, बहुत ही अच्छे से और इजी वे में आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। समझ आया? तो पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व छोर में जाने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे का टाइम लगेगा। अब ये बताओ मेरे को, जो हमारा सूर्य है ना, वो पूर्व दिशा में ही उगता है। चाहे आप भारत की बात करो, चाहे आप अमेरिका की बात करो, यूरोप की बात करो, दक्षिण अफ्रीका की बात करो, कहीं की भी बात करो, ठीक है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उदित होता है। तो अब हम अपनी भारत पे आ जाते हैं, ठीक है। तो भारत में जो सूर्य है वो सबसे पहले किधर उगेगा? पूर्व दिशा में उगेगा। तो पूर्व दिशा में सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है भारत का? तो भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर? देखिए, जियोग्राफी पढ़ने से पहले आपको जो इंडिया का मैप है वो क्लियर होना चाहिए कि पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, पश्चिमोत्तर राज्य कौन सा है। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए, हमारा इंडियन जियोग्राफी वाला जो बना हुआ है लिस्ट है ना, उसमें जाकर देखेंगे तो एक क्लास लगी हुई है हमारी वहाँ, जिसमें आपको 7 मिनट में इंडिया का मैप बनाना सिखाया गया है, प्लस कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है वो बहुत ही आसानी से सिखाया गया है। तो वहाँ जाकर आप पहले जो राज्य है भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है ये पहले क्लियर कर लीजिए आप, ठीक। तो वहाँ से फिर चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। तो मैंने क्या बताया अभी, भारत का जो सबसे पूर्वोत्तर राज्य है कौन सा? अगर क्वेश्चन में आ जाता तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगर मैप क्लियर हो तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से बना लेंगे। और पश्चिमोत्तर राज्य कौन सा है भारत का? तो गुजरात है। तो देखो, जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदित होता है ना, तो सबसे पहले सूर्य कहाँ उदित होगा भारत में? तो सबसे पहले जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में उदित होगा, ठीक। सबसे पहले सूर्य कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में उदित होगा। उसके बाद जब पृथ्वी घूमेगी राउंड, तो जो गुजरात है वो अरुणाचल प्रदेश की जगह में जब जाएगा तो वहां तक जाने में उसको 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। मतलब क्या समझे, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिमोत्तर क्षेत्र, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल है। मतलब अगर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे हो रही है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 5 बजे हो रही तो गुजरात में कितने बजे होगी? 7 बजे होगी, क्योंकि सूर्य को गुजरात तक पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। यही चीज मैंने अभी समझाया आपको, यहाँ तक क्लियर है। तो सूर्य को गुजरात तक पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। क्यों? ये समझ आया? क्योंकि 30 डिग्री क्रॉस करना है पृथ्वी को, घूम रही है ना 360, तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे करके 360 डिग्री जब वो घूमेगी तब पश्चिम से पूर्व दिशा तक पहुंचेगी। इस कारण से 2 घंटे का समय अंतराल है। मतलब समझ आ गया, अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा है तो गुजरात में कितना बज रहा होगा?
2 घंटे का है, आप खुद निकाल सकते हैं, मैथ्स तो आता होगा इतना। क्लियर है? ठीक, तब यहाँ तक समझ आ गया। तो देखो ये जो समय वाला सिस्टम है ना, मतलब इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, पूर्वोत्तर राज्य में 2 घंटे का समय अंतराल है। तो ये सारा जो समस्या है वो सभी देशों के साथ था, सिर्फ भारत के साथ नहीं, सभी देशों के साथ था। तो सभी देशों ने मिलकर इसका एक निवारण निकाला कि क्यों ना हम किसी एक रेखा को मानक रेखा मान लें। ठीक है, और उस मानक रेखा में जो भी समय हो रहा होगा वही पूरे देश का समय माना जाएगा। तो हमारे भारत ने भी ठीक है बोला। तो अब देखिए हमारा भारत, इसने भी अपना एक समय रेखा माना है। किसको अपना समय रेखा माना है? तो भारत ने अपना जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री को माना है। अब देखिए मानक रेखा की बात करते हैं, तो भारत ने भी अपना मानक रेखा किसको माना है? तो भारत ने अपना जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को माना है। ठीक, क्योंकि मानक समय मानने का मतलब ये था कि जो मानक रेखा है यहाँ पर जो समय होगा वही समय पूरा भारत मानेगा। भारत की बात कर रहे हैं हम, बाकी विश्व की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो भारत अपना मानक रेखा कितने को मानता है? 82.5 डिग्री को मानता है, क्योंकि ये देशांतर रेखा है, इसलिए क्या बोलेंगे? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को मानक रेखा भारत अपना मानता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि 82.5 डिग्री को ही क्यों माना गया? तो देखो भारत हमारा कहाँ पर स्थित है? 68 डिग्री से स्टार्ट होकर के 97 डिग्री तक खत्म हो जाता है ना। भारत की स्थिति कैसी है? देशांतर स्थिति 68 से चालू हो रहा है, 97 तक खत्म हो जा रहा है। अब 68 और 97 का जो बीच वाला रेखा है, ठीक है, जो कि एकदम परफेक्ट बीच में है, जिसके इस साइड पे 68 पड़े, इस साइड पर 97 पड़े। ठीक, तो वो रेखा कौन सी है? तो वह रेखा है 82.5 डिग्री। अभी आराम से आप घर में बैठकर गिनते रहना, 68 से चालू करना, 69, 17 और पहुंचना 97 तक। तो उसका जो बीच वाला रेखा है ना हमारा, वो पड़ता है 82.5 डिग्री पर। तो इसी कारण से भारत ने अपना मानक रेखा जो है, मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री को माना है। ठीक, बाकी देशों में 2-3 मानक समय रेखाएं भी होती हैं, लेकिन हमारे भारत में सिर्फ एक ही मानक समय रेखा, और वो कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री। क्यों इसी को लिया गया? समझ आ गया? क्योंकि भारत जिस देशांतर रेखा में स्थित है, 30 देशांतर रेखा में स्थित है, तो उस 30 के जो बीच वाला रेखा है वो 82.5 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर मानक रेखा 82.5 डिग्री को माना गया है। क्यों बनाया गया? समझ आया? क्योंकि समय का डिफरेंस हो रहा था। वहां पर क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह हो रही थी, तो गुजरात में 7 बजे सुबह हो रही थी, तो इसमें टाइम का बहुत ज्यादा टेंशन हो जा रहा था। तो सबने डिसाइड किया कि अगर मान लो मानक रेखा में 5 बज रहा है तो पूरा देश को मानना पड़ेगा। मानक रेखा में जो भी समय हो रहा है वो पूरे देश को मानना पड़ेगा, इसलिए मानक रेखा तय किया गया 82.5 डिग्री को। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक चीज याद रखेंगे, क्वेश्चन में बन जाता है कि जो मानक रेखा है वो किस शहर से होकर गुजरती है। तो जो हमारी मानक रेखा है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से होकर के गुजरती है। ठीक, क्या बोली मैं? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक शहर से होकर के गुजरती है, इसलिए जो नैनी नामक शहर में जो समय होगा वो पूरे भारत को मानना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको याद रखना। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो हमारा मानक रेखा है वो कितने राज्य से होकर के गुजरता है? तो जो हमारा मानक रेखा है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। कैसे 5 राज्यों से होकर के गुजरता है? तो उसके लिए आपको पहले जो मैप है वो क्लियर होना चाहिए, तब आपको समझ आएगा कि कैसे वो किस किस राज्य से होकर के गुजर रहा है। ठीक, वैसे ही इसके आगे हम देखेंगे भूमध्य रेखा तो हमने क्लियर कर लिया, मानक रेखा भी समझ आ गया। मानक रेखा कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से होकर गुजरती है। मानक रेखा कितने राज्य से होकर के गुजरती है? तो मानक रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ आया होगा। अक्षांश स्थिति, देशांतर स्थिति में अब कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो 2 से 3 बार वीडियो को प्ले करके देखिए, आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी। अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाने का टाइम है तो हमसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पर, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में कमेंट
कमेंट कर जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। ठीक है, समझ आपको आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, या कहीं पर कोई डाउट है वो भी आप मेरे को चैट बॉक्स में बताइए, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर से करूंगी। और दूसरी बात, क्योंकि जियोग्राफी की फर्स्ट क्लास है ना, बेसिक से शुरू कर रही हूँ मैं, इसलिए जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो लास्ट तक जाएंगे, क्योंकि हमको अभी बहुत सारा दौड़ना है, क्योंकि जियोग्राफी की क्लासें बहुत सारी होंगी, लेकिन उनको बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वो क्लासें जो कि जिससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि नदी हो गया, पर्वत पठार वाला हिस्सा हो गया, ये सारा कुछ भी हम इसमें क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए अगेन थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।